अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पिछले कुछ लेक्चर से एक रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ चेंजिंग्स कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर आपके पास एक पैकेट रिसीवर के पास ठीक आ जाता है, ठीक पहुंच जाता है, तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अगर उसके पास पैकेट जो है वो जो रिसीव होता है वो नेगेटिव ठीक नहीं पहुंचता, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो अभी तक हम ये ज्यूम कर रहे थे हमारे जो चैनल में कोई भी पैकेट लॉस नहीं हो सकता। ये हमारी बहुत बड़ी एजम्पशन थी जो कि हम ले रहे थे। लेकिन एक्चुअल नेटवर्क में क्या होता है, आपके पास पैकेट्स लॉस हो रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो उसका फिर क्या सोल्यूशन है। आप किस तरह उसको रिलायबली पहले तो डिटेक्ट करना है ना, पैकेट लॉस हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना है, फिर आपने उसको रिकवर करना है। तो वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की थी, ये किस तरह हम सिर्फ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट से दोनों चीज़ें काम कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हम चेंज करेंगे 2.1 में, वो ये होंगी कि आप क्या करेंगे, जब भी रिसीवर के पास एक पैकेट आएगा तो वो एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड करेगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जो पहले सेंड कर रहा था। लेकिन अगर उसके पास एक पैकेट जो है ना वो करप्ट आता है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो जो लास्ट टाइम उसके पास पैकेट करेक्ट रिसीव हुआ था ना, उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी। तो सेंटर जब देखेगा मेरे पास दो एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं, तो उससे उससे पता चल जाएगा कि इसके बाद मैंने जो पैकेट सेंड किया था ना, वो पैकेट रिसीवर के पास ठीक नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे रिसीवर ने 2 दफ़ा पैकेट ये ट्रांसमिट किए। तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को दोबारा रीट्रांसमिट कर देगा। ये हमारे पास सेंडर साइड की फाइनाइट स्टेट मशीन है। इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना ये वर्क करेगी फॉर 2.2 वर्जन। तो सबसे पहले आप इस स्टेट में होंगे, आप वेट कर रहे होंगे कि आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर है उसके पास कुछ डाटा सेंड करने के लिए होगा, तो वो ये फंक्शन कॉल करेगी, तो उसको डाटा भी देगी। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है एक पैकेट बनाएगी, उसमें सीक्वेंस नंबर 0 डालेगी, उसमें डाटा डालेगी और उसका चेकसम इंक्लूड करके उसमें डाल देगी। उसके बाद पैकेट सेंड कर देगी और इस स्टेट में ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगी। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्योंकि सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट सेंड किया है, तो वो 0 के पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रही है। तो इसमें दो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पैकेट तो आ गया, ठीक पहुंच गया है, ठीक है, और पैकेट उसके पास आया, सॉरी, पैकेट उसके पास आया, लेकिन अब ये है ना पैकेट वो करप्ट है, या तो करप्ट है या एक्नॉलेजमेंट वो 1 की है, दोनों केसेस में। इसमें देखिए एंड है, इसमें और है। एक तो पैकेट आ गया और दूसरा जो है ना वो करप्ट था, या वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट 1 की थी, तो वो क्या करेगा, दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा और पैकेट जो पैकेट उसे सेंड किया होता ना 0 सीक्वेंस का, उसको रीट्रांसमिट कर देगा। अब दोबारा ये एक्नॉलेजमेंट 0 का वेट कर रहे हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसने पैकेट रिसीव किया और वो करप्ट भी नहीं था और वो एक्नॉलेजमेंट थी 0 पैकेट की, ये तीनों कंडीशंस ट्रू थी, तो वो इस स्टेट में आ रहा था और एक्शन कोई भी नहीं ले रहा था, और एक्शन को लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं ज़रूरत थी, कि उसने पैकेट सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट सेंड किया था, वो ठीक पहुंच गया, तो अब वो क्या करेगा, इस स्टेट में आ जाएगी। अब दोबारा ये वेट कर रहा है कि एप्लीकेशन लेयर ने कोई डाटा सेंड करना है, तो वो ये फंक्शन कॉल करे। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद जब भी डाटा होगा तो ये फंक्शन कॉल करेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो पैकेट बनाया, उसमें डाटा डाला, चेकसम डाला, सीक्वेंस नंबर 1 डाला और उसको सेंड कर दिया, दोबारा वो इस स्टेट में आ गई। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना वो वेट कर रही है एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 का। एक्नॉलेजमेंट एक्ट 1 का मतलब ये है कि सीक्वेंस नंबर 1 वाले पैकेट का की एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रही है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हैं कि आपके पास पैकेट आया, वो या तो करप्ट था या एक्नॉलेजमेंट वो 0 की थी, तो ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस नंबर 1 वाला पैकेट है उसको रीट्रांसमिट कर देगा और दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पैकेट उसके पास आया, वो करप्ट भी नहीं था और वो एक्नॉलेजमेंट थी पैकेट 1 की, तो वो इस स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह ये इन स्टेट्स में आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो घूमती रहेगी। उसके बाद ये रिसीवर साइड की फाइनाइट स्टेट मशीन है। सबसे पहले आपका जो रिसीवर होगा वो वेट कर रहा होगा सीक्वेंस नंबर 0 वाले पैकेट का, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर जब भी उसको एक पैकेट देगा, तो उसके पास पैकेट आ गए, उसने देखा है पैकेट मेरे पास पहुंचा है, वो यहाँ तो करप्ट हो
या वो सीक्वेंस नंबर उसमें 1 हो, तो वो क्या करेगा, वो एक पैकेट बनाएगा रिसीवर, उसमें एक्नॉलेजमेंट आई का पैकेट होगा, उसमें सीक्वेंस नंबर 1 डालेगा और चेकसम जो है ना वो उसमें डालेगा और पैकेट को ट्रांसमिट करके दोबारा इस स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर 0 वाले पैकेट का वेट कर रहा था, उसने एक्नॉलेजमेंट जो सेंड की थी वो 1 की सेंड कर दी। अब ये इस स्टेट में कब आएगा, जब उसके पास पैकेट आता है और वो करप्ट भी नहीं होता और उसमें जो सीक्वेंस नंबर होती है वो 0 होती है, तो वो क्या करता है, उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, उसको इस फंक्शन के थ्रू एप्लीकेशन लेयर को दे देता है, उसके बाद एक पैकेट बनाएगा जिसमें जो कि एक एक्नॉलेजमेंट होगी और उसमें सीक्वेंस नंबर 0 होगा, उसमें चेकसम ऐड करेगा और उसको सेंड कर देगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट सेंड करने के बाद ये इस स्टेट में आ जाएगा। अब इस स्टेट में वही दो कंडीशन हैं, अगर आपके पास पैकेट आता है और वो करप्ट होता है या उसमें सीक्वेंस नंबर 0 होती है, तो क्या करता है, पैकेट एक बनाता है, उसमें सीक्वेंस नंबर 0 डालता है और उसको एक्नॉलेजमेंट अब ये आपका ये क्वेश्चन होगा कि उसे कैसे पता चलेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है या डाटा पैकेट है। तो जो एक्नॉलेजमेंट आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट होता है ना, उसमें कुछ फ्लैग्स होते हैं, वो जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर की लैब करेंगे तो उसमें आप देखेंगे वो फ्लैग्स जो है ना वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें एक बिट होती है जिसको आप सेट कर दें, तो उससे पता चल जाता है कि ये एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है, तो वो बिट को सेट कर देगा और उसमें सीक्वेंस नंबर 0 डाल देगा, उसमें चेकसम ऐड करेगा और उस पैकेट को सेंड कर देगा और दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की है, उसके पास पैकेट आया, वो करप्ट भी नहीं था और उसमें सीक्वेंस नंबर जो है ना 1 था, तो इसका मतलब ये है कि वो एवरीथिंग इज ओके, तो वो पैकेट को उसने उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया और उसको एप्लीकेशन लेयर को दिया और उसके बाद आप डाटा सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को देने के बाद उसने बताना भी होता है सेंटर को कि डाटा जो है ना वो ठीक पहुंच गया, तो उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट की सीक्वेंस नंबर 1 की और उसको सेंड कर दिया। तो इसी तरह आपका रिसीवर भी इन स्टेट्स में घूमता रहेगा। अब हम जो है ना एक बहुत बड़ी जो पहले हम एग्जम्पशन हम किए हुए थे उसको हम रिमूव करते हैं। हमने कहा था कि आपका जो चैनल है उसमें लॉस नहीं हो सकता, जबकि एक्चुअल चैनल में लॉस होते हैं। तो ये हमारा वर्जन है 3.0। इसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास जो अंडरलाइंग चैनल है उसमें पैकेट्स जो है ना लॉस हो सकते हैं। ठीक है, लॉस होने का मतलब ये है कि आपके डाटा पैकेट भी लॉस हो सकते हैं और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट्स के पैकेट्स भी है वो भी लॉस हो सकते हैं। तो अब हमें इसका सोल्यूशन देखना है कि अच्छा अगर एक्नॉलेजमेंट आपकी लॉस हो जाती है, डाटा पैकेट लॉस हो जाता है, तो उस केस में आपने क्या करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम चेकसम इंक्लूड कर रहे थे, सीक्वेंस नंबर डाल रहे थे और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जो हम काम कर रहे थे और रीट्रांसमिशन कर रहे थे। अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ रही थी हम रीट्रांसमिट कर सकते थे। तो अगर आपका पास एक्नॉलेजमेंट ही लॉस हो जाती है या डाटा पैकेट ही लॉस हो, सेंडर ने सेंड किया था, ठीक है, वो लॉस हो गया, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर कुछ भी सेंड नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं करेगा, उसके वो पहुंची नहीं, जो सेंड वो कैसे करेगा। तो इसमें सेंडर को नहीं पता चल सकता कि अच्छा मेरा पैकेट क्या लॉस हुआ है या मेरी एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड की थी वो लॉस हुई थी। अब वो डाउट में है, तो अब इसका ये नहीं कह सकते अब जो सेंडर है वो रिट्रांसमिशन ही करता रहे। तो सेंडर रिट्रांसमिशन करेगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है ना रिसीवर पे चली जाएंगी, वो चली जाएंगी। आप ये कह सकते हैं अच्छा वो उसका मसला नहीं है, उसके बाद मल्टीपल कॉपीज चली जाएंगी, लेकिन हम एक ऐसा प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि एफिशिएंट हो। आपके जो इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं ऐसे ही जो है ना वो यूज़ ना हो उसमें, यानी कि उसमें उनका यूज़ है वो यूज़फुल हो। अननेसेसरी पैकेट्स हमारे नेटवर्क में नहीं जाने चाहिए। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सेंडर है ना वो थोड़ी देर वेट करे, ठीक है, एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करे एक्नॉलेजमेंट को। रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम क्या है वो हम आगे जाके उसको देखते हैं, वो क्या क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि इतना टाइम उसको वेट करना चाहिए। तो उसके लिए एक सर्टन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो टाइम को फाइंड किया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि सेंडर ने पैकेट सेंड कर दिया ना, वो वेट करे, थोड़ी देर के लिए वेट करे, तो उसके बाद अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो वो पैकेट को रीट्रांसमिट कर दे, ठीक है। तो अगर आपका पैकेट या एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाती है, ठीक है, और आपका जो टाइम आप कम वेट करते हैं, तो उसका मसला क्या होगा,
वो लॉस नहीं हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया था, आपके नेटवर्क में कंजेशन थी, तो आप रिट्रांसमिशन कर देंगे। ठीक है, तो रिट्रांसमिशन से क्या होगा, रिसीवर के पास डुप्लीकेट पैकेट चले जाएंगे, तो वो इशू नहीं है। ठीक है, जितना हमने प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर लिया उसमें इशू नहीं है, क्योंकि हम सीक्वेंस नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट है, तो वो डुप्लीकेट पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा। तो रिसीवर ने इसमें क्या करना है, रिसीवर ने जब भी सीक्वेंस नंबर जो है ना, सीक्वेंस नंबर डालनी है, जब भी उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें हर एक पैकेट के लिए काउंट डाउन टाइमर जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। जब भी हम एक पैकेट सेंड करेंगे तो हम एक टाइमर जो है ना ऑन कर देंगे। तो वो टाइमर फॉर एग्जांपल मैंने एक पैकेट सेंड किया और वो टाइमर जो है ना स्टार्ट हो गया, लेट्स से वो मैं टाइमर सेट करता हूँ 30 सेकंड, तो टाइमर स्टार्ट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आती है या नहीं आती। अगर एक्नॉलेजमेंट लेट से आ जाती है, अभी मेरा टाइमर चल रहा था, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो मैं उसको रीसेट कर दूंगा और अगला पैकेट भेज दूंगा। अगर मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकेंड, मैंने वेट कर लिया और मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, फ़ौरन उसके बाद पैकेट को रीट्रांसमिट कर दूंगा। तो इस तरह जो है ना आपका ये प्रोसेस चलेगा। तो वो टाइम जो है ना वो वेरिएबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर, वो चेंज होता रहेगा। तो हम उसका जो क्राइटेरिया है फिर हमने नेक्स्ट से भी स्टडी करना है। तो वो ये नहीं है कि आप कुछ टाइम एक फिक्स टाइम सेट कर देंगे, 10 सेकेंड है या 30 सेकेंड है, जो 20 सेकेंड है, वो आप फिक्स नहीं कर सकते। अगर फिक्स करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना वो डिस्टर्ब होगी। तो नेटवर्क की कंडीशंस के मुताबिक आपने उस टाइम को सेट करना है। अगर आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैकेट्स जा रहे हैं, कंजेशन है, तो आप क्या करेंगे, आपको उस टाइम को बढ़ाना चाहिए। अगर आपके जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो आपको उसको टाइम को कम करना चाहिए। तो ये अडाप्टिव एक टाइम होगा। ये सेंटर साइड की फाइनाइट स्टेट मशीन है। अभी हमने कहा कि आपके जो चैनल हैं उसमें पैकेट्स लॉस हो जाते हैं, तो उस केस में हमने कहा था कि आप एक टाइमर सेट कर दें। जब भी एक पैकेट आप सेंड करें उसके लिए आप एक टाइमर सेट कर दें, और उतने टाइम के लिए आप उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करें। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर दें। तो इसी में उसी तरह आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो वेट कर रही होगी कि आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो उसको डाटा सेंड करने के लिए ये फंक्शन कॉल करे। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर ये फंक्शन कॉल करेगी, उसके बाद सॉरी एप्लीकेशन लेयर वो ये फंक्शन कॉल करेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एक पैकेट बनाएगी, इसमें वो डाटा डालेगी, उसमें सीक्वेंस नंबर 0 रखेगी, उसमें चेकसम इंक्लूड करेगी और पैकेट वो सेंड कर देगी। तो इसमें एडिशनल काम वही कि क्या करेगी, वो साथ में टाइमर को स्टार्ट कर देगी। उसने टाइमर को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद इस स्टेट में आपकी जो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आ गई। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो आपके पास पैकेट रिसीव हुआ है और वो या तो करप्ट था, जहाँ जो एक्नॉलेजमेंट थी वो 1 की थी, तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, वो दोबारा इसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये वेट कर रही थी एक्नॉलेजमेंट 0 का, तो ये दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो टाइम आउट हो गया, आपकी एक्नॉलेजमेंट का सेंटर वेट कर रहा था और जो टाइमर है वो उसमें टाइम आउट हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा पैकेट को, दोबारा टाइमर को सेट कर देगा। जितना टाइम उसने पहले वेट कर रहा था दोबारा उतने टाइम के लिए उसने अब वेट करना है, तो दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है, उसके पास पैकेट आया और वो करप्ट भी नहीं था और वो एक्नॉलेजमेंट थी 0 की, तो एवरीथिंग इज़ ओके है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको टाइमर को स्टॉप कर देना चाहिए और उसके बाद इस स्टेट में आ जाना चाहिए। तो अब वो वेट कर रहा है कि मेरे पास अगला जो पैकेट है एप्लीकेशन लेयर मुझे दे और उसको मैं सेंड करूं। अब इस स्टेज में अगर उसको कोई पैकेट नेटवर्क लेयर के से आता है ना, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ भी नहीं करेगी। तो ये पैकेट कब आ सकता है, हो सकता है कि आपका जो टाइमर है ना वो पहले स्टॉप हो गया हो और एक और जो है ना एक्नॉलेजमेंट आपकी कहीं पे ड्यू टू कंजेशन वो डिले होगी थी, वो लेट आई है। तो उसके बाद जो भी पैकेट आता है आप सिर्फ कुछ भी ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें और आप वेट करते रहें। अब इसमें आपके पास जब भी एप्लीकेशन लेयर डाटा सेंड करने के लिए ये फंक्शन कॉल करेगी, आप क्या करेंगे, उसमें सीक्वेंस नंबर 1 डालेंगे, उसमें डाटा आपने डाला, चेकसम डाला और उसको पैकेट को सेंड कर दिया, तो उसी तरह आपने टाइमर को स्टार्ट कर दिया।
आप टाइमर स्टार्ट करने के बाद आप दोबारा इस स्टेट में आ गए। इस स्टेट में वही काम होगा जो इधर हो रहा था कि आपके पास पैकेट आया, उसमें आपने देखा वो करप्ट था, जहाँ वो एक्नॉलेजमेंट थी पैकेट ज़ीरो की, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने दोबारा इस स्टेट में आ जाना है। उसके बाद अगर टाइमर जो है ना वो टाइम आउट हो जाता है तो आप उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर दें। इसमें जो पैकेट रीट्रांसमिट होगा ना, वो याद रखें कि वो सीक्वेंस नंबर 1 वाला रीट्रांसमिट होगा, ठीक है, जो लास्ट आपने सेंड किया हुआ था, और उस साथ में आपने टाइमर को स्टार्ट कर देना है। तो दोबारा इसी स्टेट में आ जाना है। अब इस स्टेट से इस स्टेट में कब जाना है, जब आपके पास पैकेट आया और वो करप्ट भी नहीं था और वो सीक्वेंस नंबर 1 की इक्नॉलेजमेंट थी, तो आप टाइमर स्टॉप करें और उसके बाद दोबारा इस स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो ये जो सेंटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप करेंगे जब भी आपने ये अजम्पशन करनी है कि आपके पास पैकेट अगर लॉस हो जाता है तो उसको आपने कैसे उस पैकेट को रिकवर करना है। अब इसको हम ज़रा टाइमिंग डायग्राम से समझते हैं कि आपके पास ये जो प्रोटोकॉल है 3.0 वर्जन से कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैकेट था सेंटर साइड पे, उसमें पैकेट नंबर 0 था, वो उसने सेंड किया और वो जो रिसीवर के पास वो पहुंच गया, ठीक है। वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 0 की भेजेगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट 0 जो 0 की एक्नॉलेजमेंट है वो सेंडर के पास ठीक रिसीव होगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, पैकेट नंबर 1 सेंड करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसके बाद वो दोबारा 0 सीक्वेंस का पैकेट नंबर सेंड करेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करेगा। तो उसमें हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब अगर लॉस हो जाता है तो हमारा ये प्रोटोकॉल किस तरह काम करेगा, वो उसको हम देखते हैं कि आपके पास ये सेंडर ने ये पैकेट सेंड किया और उसकी इसको बाद उसने एक्नॉलेजमेंट भी ठीक पहुँची, दोबारा उसने पैकेट सेंड किया 1 सीक्वेंस नंबर का, तो वो लॉस हो गया। अब क्या होगा, वो लॉस हो गया था, लेकिन हमें पता है कि इस प्रोटोकॉल के वर्जन में हम टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं, तो एक टाइम आएगा ये टाइम आउट हो जाएगा। इसने जो टाइमर स्टार्ट किया होता है वो टाइम हो आउट हो जाएगा, और क्योंकि इसने ये पैकेट सेंड करने के बाद ये वेट कर रहा था एक्नॉलेजमेंट को, क्योंकि ये पैकेट ही लॉस हो गया, रिसीवर तक पहुँचेगा ही नहीं, तो ये एक टाइम आएगा टाइम आउट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, दोबारा उस पैकेट को सेंड कर देगा। अब की दफ़ा रिसीवर के बाद जब पैकेट पहुंच गया था तो उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की, उसके बाद दोबारा उसने अगला पैकेट भेजा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो इस तरह आपका जो प्रोटोकॉल है वो काम कर रहा होगा। जब भी इसका टाइम आउट होगा तो वो उसके बाद उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो फिर ये प्रोटोकॉल किस तरह काम करेगा। सेंडर ने ये पैकेट सेंड किया और उसकी रिसीवर ने ये एक्नॉलेजमेंट सेंड की, वो ठीक पहुँच गई। उसके बाद सेंडर ने अगला पैकेट सेंड किया, वो रिसीवर के पास गया और रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट ही लॉस हो गई है, ठीक है। नेटवर्क में इसमें डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न ये भी हो सकती है ना कि ये उस राउटर में एक्नॉलेजमेंट जा रही थी जिसमें का बफर जो है ना पहले ओवरफ्लो हो गया था, ठीक है, तो वो उस राउटर ने इस एक्नॉलेजमेंट को ड्रॉप कर दिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो चुकी है। तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो सेंडर है वो वेट करता है, तो वो वेट कर रहा था, उसका टाइमर टाइम आउट हुआ, तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। इसमें देखें पैकेट जो ये ठीक पहुंचा हुआ था, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो लॉस हो गई थी, लेकिन हमने टाइम आउट होने के बाद उसको पैकेट को दोबारा सेंड कर दिया। तो इसमें रिसीवर को पता चल जाएगा अच्छा ये तो डुप्लीकेट पैकेट मेरे पास आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोबारा उसी पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये नहीं है कि वो कहेगा मेरे पास डुप्लीकेट पैकेट आ गया तो मैं कुछ भी ना करूँ, मेरे पास पहले वो ये नहीं कहेगा मेरे पास पहले एक कापी पड़ी हुई है तो ठीक है इसने दोबारा भेज दी तो कोई बात नहीं, उसने दोबारा उसको एक्नॉलेज करना है, दोबारा उसको एक्नॉलेज करेगा, तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगी, वो अगला फिर पैकेट सेंड कर देगा और दोबारा उसकी फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। अब जो है ना दूसरा जो एक और जो सिनेरियो है वो ये है कि आपके पास प्री मेच्योर टाइम आउट हो जाता है। प्री मेच्योर टाइम आउट का मतलब ये है कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट है वो थोड़ी लेट से आती है। आपके पास पैकेट आपने सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट जो है ना नेटवर्क में कंजेशन थी वो लेट होगी, जितना आपने टाइमर सेट किया हुआ था वो कम था। ये पैकेट गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की और इसके बाद उसने अगला पैकेट सेंड किया और उसका जो है ना वो अब वेट कर रहा है, तो इसका यहाँ पे आगे टाइम आउट हो गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं पहुंची, एक्नॉलेजमेंट लॉस भी नहीं, वो थोड़ी डिलेड है। तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को दोबारा सेंड कर देगा और इस टाइम अभी ये इसने
ये पैकेट ये सेंड किया हुआ है ना, तो ये दोबारा अब उसने टाइमर सेट कर दिया, तो जब दोबारा ये वेट कर रहा है उसकी एक्नॉलेजमेंट का, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है ना इस पॉइंट पे ये जो डिले होगी थी आ जाएगी। इधर इसको पता चल जाएगा जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उसकी भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 1 की। तो इसमें एक नई जो चीज़ आपको गौर करने वाली है वो ये है कि इसमें जहाँ पे ये देखिएगा ना मेरे पास ये डिले एक्नॉलेजमेंट आ गई है और उसने पैकेट को सेंड भी किया हुआ है, तो अब ये नहीं वो वेट करेगा कि इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो वो उसे पता चल जाएगा ये डिले हुई थी, मैंने पहले इसको रिट्रांसमिट कर दिया, तो ये फ़ौरन अगला पैकेट भेज देगा। तो थोड़ी देर बाद ये जो उसने पैकेट भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, वो उसको बस डिस्कार्ड ही कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास जो एक्नॉलेजमेंट थी ये डिले हो गई थी। उसके बाद वो अगला पैकेट उसने सेंड किया और उसकी इस तरह ये बाकी जो है प्रोटोकॉल इसी तरह चलता रहेगा। हमने एक अच्छा प्रोटोकॉल जो है ना अपनी तरफ से डिज़ाइन कर लिया है कि जो कि रिलायबल है। ठीक है, जो 3.0 वर्जन है ये रिलायबल आपका एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। अब इसकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो किस तरह की है। तो इसमें आप एज्यूम करें आप दो सिटीज़ के दरमियान जो रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो लिंक है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के, और वो उन टू सिटीज़ के दरमियान जो प्रोपोगेशन डिले है वो 15 मिली सेकेंड का है, और आप 8000 बिट का पैकेट सेंड करेंगे। इसमें अगर आप ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है कि कितना टाइम लगता है आपके जो सेंडर को टू सेंड ऑल द बिट्स टू द चैनल। ठीक है, तो एल ओवर आर होता है, 8000 बिट्स हैं, और ये आपका डाटा रेट है, तो आपको 8 माइक्रो सेकेंड लगेंगे एज अ ट्रांसमिशन टाइम आपका होगा। ठीक है, अब अगर आप सेंडर की यूटिलाइजेशन आप निकालते हैं, यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपका जो सेंडर जो होता है ना वो बिजी होता है। बिजी होने का मतलब ये है कि वो डाटा सेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक पैकेट सेंड करना है आपके सेंडर ने, उसके बाद उसने बस वेट ही करना है, एक्नॉलेजमेंट का उसने वेट ही करना है, आपका सेंडर और कुछ नहीं कर रहा होगा। तो वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो इसके लिए ये फार्मूला किस तरह हमने निकालेंगे, एल ओवर आर का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम था उसके बाद उसने अगला पैकेट आप सेंड करना है, जब पैकेट वो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आपका इधर सेंडर है इधर रिसीवर है, इसने यहाँ तक जाना है और फिर वापस उसने पैकेट को आना है, फिर अगला पैकेट ट्रांसमिट होगा। तो 15 मिली सेकेंड उसको लगने हैं जाने में, और साथ में 8 माइक्रो सेकेंड जो है ना ये ट्रांसमिशन टाइम ये भी इंक्लूड होगा। उसके बाद हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो बहुत ही एक छोटा पैकेट है, उसको ट्रांसमिट करने में जो है ना वो जो टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और इस एक्नॉलेजमेंट ने जब आना है तो दोबारा उसको 15 मिली सेकेंड लगने हैं। टोटल आपका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 30.008 मिली सेकेंड के बाद जो है ना अगला पैकेट वो सेंड होगा। तो सेंडर की आप अगर यूटिलाइजेशन देखें ना तो बहुत ही वो कम है, आपकी जो सोर्सेज हैं एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप हर 30 मिली सेकेंड के बाद 1 किलो बाइट्स पैकेट जो है ना वो सेंड कर रहे हैं। 1 किलो बाइट्स कैसे आ रहे हैं, ये 8000 बिट्स हैं तो उसको बाइट्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 जो है ना वो बाइट्स आ जाएंगे। तो 1000 बाइट्स आप एवरी 30 मिली सेकेंड सेंड कर रहे हैं, तो आपकी जो थ्रूपुट आएगी वो 33 किलो बाइट्स पर सेकेंड आ रही है। आपके पास जो लिंक है वो इतना बड़ा लिंक है, लेकिन आप उस पर जो डाटा भेज रहे हैं वो 33 किलो बाइट्स पर सेकेंड भेज रहे हैं। तो इसमें मसला फिर क्या है, आप अपने जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं ना उनको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसमें आप जो डाटा भेज रहे हैं वो बहुत कम है, उससे आप ज़्यादा डाटा भेज सकते थे। ठीक है, तो ये इसमें बहुत बड़ा मसला है, इसको हमने अब जो है ना किसी तरह रिजॉल्व करना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो जाएं। तो ये आपके पास एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, इसको अगर आप देखें किस तरह ये काम करना है, ये बड़ी अच्छी डायग्राम आपकी बुक में दी गई है कि जब भी एक पैकेट ट्रांसमिट होगा तो उसने रिसीवर तक जाना है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी पहली बिट इधर अब इस टाइम पे पहुंची है उससे कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, उसका लास्ट बिट पहुंची, जब तक पूरा पैकेट नहीं पहुंच जाएगा उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की है, और उसके बाद ये जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये RTT है। तो उसके बाद उसने अगला पैकेट तब
ट्रांसमिट करना है। तो आपका जो सेंडर है इतनी देर के लिए, ये देखें अगला पैकेट इसने इस वक्त सेंड करना स्टार्ट किया, तो इतनी देर के लिए वो आइडल बैठा हुआ था। तो इस तरह हम इसकी जो हमने कैलकुलेट की थी यूटिलाइजेशन वो बहुत कम आ रही थी। तो सम हो इस तरह भी हो सकता है कि आपका जो सेंडर है ना, हम चाहते हैं कि उसने एक पैकेट सेंड किया, तो वो इस दौरान जो है ना कुछ और भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा जो अपने प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉप एंड वेट है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना हो, हम मल्टीपल पैकेट्स जो है ना वो सेंड करें और उसके बाद उनकी एक्नॉलेजमेंट्स का वेट करें। तो हम अपने प्रोटोकॉल की जो एफिशिएंसी किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी मैं ब्रीफली ये बता देता हूँ। उसके लिए दो जो है ना ये प्रोटोकॉल हैं, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ना, हम अपने जो प्रोटोकॉल अभी डिज़ाइन किया उसमें हम पाइपलाइनिंग जो है ना अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि आप जो सेंडर को ना मल्टीपल पैकेट्स सेंड करने दें विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उसके बाद पैकेट उसने एक्सटेंड की है उसकी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था पैकेट जाता था, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती थी अगला पैकेट सेंड नहीं होता। तो आप सेंडर को कहें आप मल्टीपल पैकेट भेज दो, मल्टीपल पैकेट्स आप भेजो, तो जूं आपके पास एक्नॉलेजमेंट जो है ना फिर उनकी, क्योंकि आती बाद में आएंगी फिर। तो आपको मल्टीपल डाटा पैकेट जा रहे हैं, पहले क्या हो रहा था एक डाटा पैकेट जाता था उसकी एक्नॉलेजमेंट होती थी। ठीक है, तो आप क्या करें, ये नहीं है कि सारे पैकेट भेज दें, आप एक लिमिट सेट कर दें कि इतने पैकेट सेंटर को कहें आप जो है ना सेंड कर दें। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं कि आप 10 पैकेट जो है ना वो सेंड कर दें, और उसके बाद उन सारों की एक्नॉलेजमेंट का वेट करें। तो इसमें क्या होगा, आपके पास अब सेंटर साइड पे भी आपको बफरिंग करनी पड़ेगी और रिसीवर साइड पे भी। तो सेंटर क्या करेगा, बहुत सारे पैकेट उसने भेज दिए एक साथ, उसके बाद सारों की एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं। तो आप उसके पास एक लिस्ट है, उसमें वो देखता जा रहा है कि अच्छा मैंने लेट से 1 to 10 पैकेट भेजे, तो उसमें 1 की भी आ गई है, 3 की भी आ गई है, 5 की भी आ गई है, 9 की भी आ गई है। इस तरह वो नोट करता जा रहा है। तो कुछ देर तक वो इंतज़ार करेगा, वेट करेगा, उसमें लेट से 2 की नहीं आती एक्नॉलेजमेंट, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 को रीट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह हमारे जो एफिशिएंसी है प्रोटोकॉल की वो बेहतर हो जाएगी। तो इसको हम मज़ीद जो है ना इन दोनों प्रोटोकॉल्स को देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करते हैं, गो बैक एंड में और सिलेक्टिव रिपीट में क्या फ़र्क है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसको आप बुक से एक दफ़ा रीडिंग कर लें। आगे जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं वो काफ़ी जो है ना वो मज़े की स्टार्ट होने वाली है। तो इंशाल्लाह आप जो है ना आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करेंगे। अभी तक के लिए जो अभी चैप्टर 3 था थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन आगे जो चीज़ें हैं ना थोड़ी वो मज़े की स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इससे पहले एक दफ़ा ना आप बुक को प्लीज़ रीड कर लें, ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन रीड करें। उसके बाद क्योंकि अगले जो चीज़ें स्टार्ट होनी है और बहुत सारा एकदम जो है ना चैप्टर 4 में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ना है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने उस पर रीडिंग करनी है, तो वो बाद में आपको मुश्किल होगी। तो चैप्टर 3 को साथ साथ आप कर लें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मुझे फिर सेंड कर दें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।